नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा राज्यसभा में संविधान दिवस पर बहस की शुरुआत की उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत प्रजातंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि चर्चा से संविधान को मजबूती मिलती है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, पुराने ग्रंथों की बात करें तो सभा, समिति, संसद शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान पर कमल की छाप है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, आजकल हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई लोगों को तकलीफ होती है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप है, कमल की भी छाप है। कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है। हम दल से निकलकर आजादी की लड़ाई लड़कर हम नई सुबह के साथ खड़े होने को तैयार। बातचीत करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है, और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है। कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है। ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति कमिटमेंट को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए हम इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट इट इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यह प्रजातंत्र की जननी है, और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य और संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, पुरातन देश था। और यह पुरातन देश हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था। और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी कंप्राइजेस ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वालिटी, inclusivity in society, and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं, और ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में भरपूर पूर्ण तरीके से समाहित था, और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। तो वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर के दादिया में जनसभा को संबोधित किया और 45,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी कहे जाने वाले पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास किया। सीएम भजनलाल शर्मा के मुताबिक इससे राजस्थान के 13 जिलों को काफी लाभ मिलेगा। इससे 13,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी और 13 जिलों को पानी भी मिलेगा। योजना के तहत राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, दौसा, करौली, भरतपुर और अलवर जैसे जिलों को पानी उपलब्ध कराना है। सीएम भजनलाल शर्मा के मुताबिक इससे राजस्थान के 13 जिलों को काफी लाभ मिलेगा। इससे 13,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी और 13 जिलों को पानी भी मिलेगा। साथियों, बीते एक वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई है, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 सालों में हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया उससे ज्यादा काम हमने
10 साल में करके दिखाया है। आप राजस्थान का ही उदाहरण लीजिए। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। और इसलिए ही जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है, समुद्र में बह रहा है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल पूरा होने पर राजस्थान पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने सौगात दी है राजस्थान को और क्या कुछ कहा? देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री का 7 दिन के अंदर ये दूसरा दौरा है और ये दौरा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि लगभग 15 साल से अटकी हुई एक परियोजना जिसमें राजस्थान के पूर्वी हिस्से को पानी पिलाने के बाद सरकारें आई और गई, उन्होंने वादे किए, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव जीता उन मुद्दों को भुला दिया गया। अब पूर्वी राजस्थान को पानी दिलाने की सौगात प्रधानमंत्री ने आज इसकी शिलान्यास कर दिया है। राजस्थान के जयपुर शहर में वाटिका गांव, दादिया गांव में प्रधानमंत्री भी वहां मौजूद है, जहां पर तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए के लिए प्रधानमंत्री ने राजस्थान को सौगातें दी है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में राजस्थान को अनुमोदित राशि दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए खास हो गया है क्योंकि राजस्थान में लिहाजा जिस तरीके से जब वादा किया गया था प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में यहाँ पर रैली करने आए थे कि उस गांव में वापस पहुंचेंगे, आज वो दिन था जहां पर ग्रामीणों ने उनका भरपूर स्वागत किया और आज मंच पर खुद प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो भी वहां पर मौजूद थे। और जो परियोजना आज ये घोषित की गई है प्रधानमंत्री की ओर से, जो ERCP परियोजना है, उसका नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश का दोनों को मिलाकर उस परियोजना का नाम राम रखा गया है। रा से राजस्थान और M से मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों को पार्वती, कालचंद्री और चंबल नदी से पानी की जो सौगात की है वो कहीं न कहीं राजस्थान के जो पूर्वी हिस्से में पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पानी नहीं है, पानी पहुंचाया जाए, वो एक बड़ी समस्या कहीं न कहीं वो हल हो जाएगी। और जो वादे किसी राजस्थान में भजनलाल सरकार जब यहाँ पर आई तो उनके मैनिफेस्टो में चीजें पहले से थी, जहां पर ERCP परियोजना और उसके साथ ही पूर्वी राजस्थान को पानी पहुंचाने का वादा राजस्थान में भाजपा सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और रही, जहां पर मंच से उन्होंने विपक्ष पर बार बार तंज कसते हुए पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर आज खुलकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके का पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुआ है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो रुक चुके हैं। अभी वर्तमान में जांचें चल रही है, जिन जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही रोड शो था, जहां पर दादिया के लोगों को उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और उन तमाम लोगों को धन्यवाद दिया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में दोनों में बनी है। इसलिए उन्होंने आज भी आश्वासन दिलाया कि राजस्थान और केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकारें डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन का फायदा राजस्थान में बचे हुए 4 सालों में भरपूर होगा और जनता इसी को देखते हुए आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसके आधार पर ही वोट करे। यानी कि राजस्थान ने अपनी जो
मोदी की जो धाक कही जा रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा चेहरा राजस्थान में उभर के आएंगे, वो कहीं ना कहीं वो बरकरार रहा। तकरीबन लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जहाँ डोम बना हुआ था उससे बाहर तक लोग बाहर निकले हुए हैं। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो भी कैबिनेट के लोग आए हुए हैं उनसे मुलाकात करके हालात जान रहे हैं कि क्या कुछ रहा है, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन राजस्थान का रहा है, निकाय चुनाव नजदीक है। तो प्रधानमंत्री का राजस्थान में दौरा और बार बार सरकार की प्रशंसा, ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का एक बड़ा संदेश कैबिनेट में दिया गया है। क्योंकि हमने देखा राजस्थान में अटकलें चल रही थी कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से कहीं न कहीं कैबिनेट की नाराज चल रहा है, लेकिन उन तमाम चीजों पर विराम लगाते हुए बार बार उन्होंने भजनलाल सरकार की और खुद मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए जनता के बीच में आभार प्रकट किया। और यही वजह खास है कि जब राजस्थान में प्रधानमंत्री अब यहाँ पहुंचे हैं तो आज 45,000 करोड़ की सौगात राजस्थान को मिली है, जिसमें ईस्टर्न कैनाल परियोजना से जुड़े हुए और पूर्वी क्षेत्रों से उत्तर तक आने वाली रेलों में। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम की हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कथित पेपर लीक मामले को लेकर फैसला हो सकता है और चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में याचिका की आज सुनवाई होनी है। और याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार ने याचिका दाखिल कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई, सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। तो एक तरफ कोर्ट में पेपर लीक के मामले को लेकर सुनवाई भी होगी, तो दूसरी तरफ परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस की अदालत में मामला लिस्टेड है और आज इस पर फैसला यानी कि कोर्ट सुनवाई कर सकता है। और आपको बता दें कि लगातार झारखंड प्रशासन और वहां के जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच संघर्ष भी देखने को मिल रहा है और इसको लेकर हेमंत सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और पेपर लीक मामले में सुनवाई और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इस बीच जो द्वंद्व पैदा हुआ है प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच में वो साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और चूंकि मामला हाईकोर्ट में है तो आज इस पेपर लीक मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों का यह कहना है कि पेपर लीक हुआ है और दोनों दिन जो एग्जाम हुए उनके एग्जाम पैटर्न अलग थे, एग्जाम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले सालों के, और दूसरे दिन जो परीक्षा हुई उसमें अभ्यर्थी ज्यादा पास हुए हैं, जबकि पहले दिन जो हुई अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था उनकी संख्या कम है पास होने की। तो जाहिर सी बात है उनका ये आरोप है अभ्यर्थियों का कि पेपर लीक में गड़बड़ी हुई, पेपर में गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी हुई है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम सीआईडी जांच का आदेश दे दिए हैं और जांच भी चलेगी, चल रही है। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच में और प्रशासन के बीच में एक द्वंद्व और एक संघर्ष, ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज, और फिर हम तमाम तस्वीरें देखे हैं जहां पर उनके साथ आंसू गैस के गोले और फिर जमकर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो इस मामले में अब मामला चूंकि हाईकोर्ट में पहुंच चुका है तो हाईकोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच हाईकोर्ट में सुनवाई, और अब देखना होगा कि किस तरह से सुनवाई होती है और क्या कुछ। हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जिस तरह से अभ्यर्थी और प्रशासन के बीच में संघर्ष भी हम होता हुआ देख रहे हैं, द्वंद्व भी है एक सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में, और इस बीच हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज सीजीएल परीक्षा को लेकर के जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ तरीके से कहा है कि अगली जो रिजल्ट है वो जारी नहीं, अगले आदेश तक जारी नहीं की जाएगी। हालांकि वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो जारी रखने का आदेश दिया है। देखिए, सीजीएल तमाम
यानी कह सकते हैं कि जेसीसी द्वारा सीजन परीक्षा की जो आयोजित के बाद जो है लगातार वो विवादित में रहा और विवादित को लेकर के इस चरम पर पहुंचा कि जो है छात्र संगठन जो है वो सड़क से लेकर के सदन तक ये बातें पहुंची। और आपने हाल में देखा होगा कि कल जेसीसी द्वारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा जारी चल रहा है और ऐसे में जो छात्र हैं, जो नाराज छात्र हैं, और उन्होंने कल सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज भी हुए, कई छात्र चोटिल भी हुए। और ऐसे में जो है आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। देखिए इस प्रकार से लगातार जेसीसी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं लगातार किसी न किसी रूप से विवादित रहा। आप समझ सकते हैं कि जेसीसी द्वारा जिस सीजन की परीक्षा लगातार कह सकते हैं कि 10 सालों से लगातार ये लंबित रहा और परीक्षाएं कई बार ली गई और इस परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से लीक के मामले को लेकर के जो संगीन में रहा और वैसे मेरा परीक्षा को रद्द करना पड़ा। हालांकि जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 21 और 22 सितंबर को राज्य जेसीसी द्वारा जो परीक्षा ली गई थी और परीक्षा अजय ये जो हाईकोर्ट में याचिका पड़ी है ये किस परिप्रेक्ष्य में है और क्या कुछ याचिकाकर्ता ये जो प्रकाश कुमार है इनकी तरफ से मांग की गई है हाईकोर्ट में? देखिए प्रकाश कुमार के हाईकोर्ट में मांग की गई थी कि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं और गलत तरीके से और जो परीक्षा ली गई है कई गड़बड़ियां पाई गई, उसकी सबूत उन्होंने याचिका कायरदार छात्रों ने दिया था। और आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने साफ तरीके से कहा है कि अगली आदेश तक जो है जो लिस्ट दूसरी जो लिस्ट जारी हो ना उस पर रोक लगाई। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मामला जो है वो अदालत में पहुंच चुका है और आज इस पे सुनवाई होनी है और वो भी तब जब अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि फैसला क्या कुछ आता है। तो झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विदेशी फंडिंग के जरिए धन जुटाने का आरोप लगा है। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल मामला यह है कि बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने यह बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी के ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था, यानी पैसा आया था और जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में लिखा गया है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये चुनाव आचार संहिता को पूरी तरीके से उल्लंघित करता है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से आया है और इस संबंध में ईमेल में क्यूआर कोड और भेजी गई जो राशि है, जो पैसा है, उसका ब्यौरा भी दिया गया है। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा के घेराव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा घेराव होने जा रहा है और कांग्रेस ने घेराव को लेकर सरकार के खिलाफ कई मुद्दे गिनाए हैं। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, फर्जी काउंटर और किसान जैसे मुद्दों को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारा विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है, जहां उन्होंने ये कहा है कि सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम विरोध प्रदर्शन करके रहेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं, एक बार सुनिए। 18 दिसंबर को अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने जा रही है। हमारे साथ इंडिया वाइज पे खास बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद है। सर 18 दिसंबर को आपका विधानसभा घेराव किस तरह से तैयार है? निश्चित तौर से हम सभी लोग, पूरे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक लोग डटे हैं अपने नेता आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, अविनाश पांडे जी, प्रियंका जी के, और एक कार्यकर्ता कल इसका घेराव करेंगे। सभी लोग रोक रही है पुलिस, रोक रही है सरकार, पर सारी बाधाओं को दूर करते हुए हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आम जनता का सहयोग मिल रहा है। कल लखनऊ की सड़कों पर आम जनता, आम लोग कल रहेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप कर रहे हैं? मुद्दे हमारे हैं, किसान के ऊपर अत्याचार, आप दंगे करा रहे हो, बहराइच में सुनियोजित दंगा कराया, संभल में सुनियोजित दंगा कराया, पूरे प्रदेश के अंदर आप गुजरातीकरण करते जा रहे हो। सारी जितने भी प्राइवेट कंपनियां हो रही हैं बिजली विभाग की, वो सब गुजरात के ठेकेदार हैं।
प्रयागराज में जो पुराने बड़े ठेकेदार हुआ करते थे, अब वो गुजरात की कंपनियों को अपने ठेका दे रखा है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद दिखाकर और आप सारे काम गुजरात के लोगों को देते जा रहे हो, सारा पैसा गुजरात के लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इसका विरोध हम सड़क उतर कर करते हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर प्रदर्शन जोरों पे होगा। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वाइस। तो झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर विदेशी फंडिंग के जरिए धन जुटाने का आरोप लगा है और इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र भी लिखा था और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें कि बोकारो डीसी को पत्र में चुनाव आयोग ने बताया था कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी के जरिए ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की गई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, ये जो विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जांच का आदेश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? क्या जानकारी की अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड की एक बड़ी नई पार्टी के रूप में उभरी कर आई। हाल फिलहाल के दिन इसके पार्टी के अध्यक्ष हैं जयराम महतो जो है झारखंड की विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारा था। हालांकि कुछ कारणों के कारण कई सीटों पर वो अपने उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि लगातार वो अपनी कई सीटों पर वो चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव को लेकर के लगातार ये बातें चीजें आई और जिस प्रकार से बोकारो डीसी ने शिकायत की है चुनाव आयोग की, जिस प्रकार से उन्होंने 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने खर्च किया, उन खर्चों को लेकर के आरोप लगाया, यानी जांच के दायरे में है और उनके पैसे कच्चे कहाँ से आए, किस तरीके से। हालांकि जयराम महतो ने साफ तरीके से सवाल पर साफ तरीके से कहा है ये पैसे हमने राज्य के चंदे से उठाए हैं और कई राज्य झारखंड राज्य के कई हिस्सों में लोग हैं जो विदेशों में भी रह रहे हैं, राज्य के कई हिस्सों में रह रहे हैं और उनसे हमने पैसे चंदे इकट्ठे कराए और चुनाव हमने लड़ा है। हालांकि देखिए, चुनाव इस पर सख्त है और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब देखना पड़ेगा कि जांच के बाद जयराम महतो पर कितनी दूर तक पहुंचती है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।